टेंशन हो जाता है, आप धक्का देना शुरू कर देते हैं। और चौथा स्टेप है मेंटेन हाई फ्रीक्वेंसी। जो विश्वास, शांति और ऊर्जा की भावना हमने विजुअलाइजेशन और एक्शन से पैदा की थी, इसे लंबे से लंबे समय बनाए रखने के लिए आप सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों के प्रति सचेत हो जाते हो और इन्हें बार बार सोचते हो, जिससे हम लगातार अच्छा महसूस करेंगे। जब आप दूसरों की सफलता को देखते हो तो आपको उनके पीछे सकारात्मक Young's modulus or eta is only defined for what? Is only defined for what? Solid. वो सिर्फ सॉलिड में ही आता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऐसा शियर स्ट्रेस। वो गैस में या फिर लिक्विड में नहीं आएगा। लिक्विड में वॉल्यूमेट्रिक ही स्ट्रेस होगा जो भी होगा, इसलिए उसमें लिक्विड और गैस में सिर्फ बल्क मॉडुलस डिफाइन करा गया है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सोच समझ के कह रहे हो। अरे हाँ सर, ये बात हमें याद होनी चाहिए। ओ हो, एक और बात याद रखना, तो थोड़ी सी बताता हूँ तेरे को, सुन। क्या, ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान। ध्यान से देख कि ये y और ईटा में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, याद कर, शियर स्ट्रेस लाओ या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लाओ, वॉल्यूम सेम थी। ध्यान से देख, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम चेंजेस, बट इन बीटा वॉल्यूम चेंजेस, क्योंकि ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही है। अरे हाँ सर, वास्तविकता में तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में हल्की फुल्की चेंज होती है, बट कोई मेजर चेंज नहीं होता। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन व्हाट? y एंड ईटा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, पर बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम चेंज हो जाती है। ये एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, इसलिए इनको रट लो। वैसे तो तीनों स्ट्रेस खत्म हो गए, चैप्टर भी खत्म हो गया, पर मैं थोड़ी थोड़ी एक आध चीजें आपको और बताऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप, जो आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ सर, बता दो सर, एक आध चीज और बता देते हैं। पहले तो जो मैं बोला चमका। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, सुनते चलो। देखो रे भाई, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? कंप्रेसिबिलिटी समझ गए, बीटा समझ गए, माइनस डीपी बाई डीवी बाई माइनस वी डीपी बाई डीवी समझ गए भैया, अपन समझ गए माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये भी अपन समझ गए। माइनस क्यों आता है? क्योंकि डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा, बिल्कुल क्लैरिटी है। वन बाय बीटा को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं भाई साहब। वाई और ईटा सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड है, बल्क मॉडुलस तीनों के लिए डिफाइंड है। बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम चेंज होती है, वाई और ईटा में वॉल्यूम चेंज नहीं होती। ये सब बातें हमें याद होनी चाहिए। हमें स्ट्रेस स्ट्रेन की बेसिक सॉलिड की जो कहानी है वो हमें समझ आई है। जितना मास्टर ने बोला है उससे ज्यादा की वैसे भी ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉर्मूले की हर टर्म क्लियर होनी चाहिए। ओके, और सुन, कभी कभी कुछ अच्छे सवाल आएंगे तो आप ऐसे कंफ्यूजन हो जाओगे, इसे सुन लो। अगर एक रॉड को ऐसे फिक्स कर दूं, ऐसे, हालांकि ये थोड़ी टफी बात है बट सुन लो। ऐसे रॉड को ले लो, एक्चुअली आप ये पढ़ोगे टॉर्सनल वायर में। टॉर्सनल वायर आप एक चीज पढ़ाई थी आपको में, टॉर्सनल पेंडुलम, याद है एसएचएम में पढ़ाया था? हाँ, तो एक चीज पढ़ी थी एंगल ऑफ ट्विस्ट। टॉर्सनल पेंडुलम कुछ याद आ रहा है? एसएचएम में बोला था। अरे हाँ सर, याद करो, ऐसे वायर लटका होता है, उस पर डिस्क लटकी थी, डिस्क को ऐसे घुमाओ तो क्या वायर ऐसे ट्विस्ट होता है, यानी कि ध्यान से देखो तो उसमें शियर स्ट्रेन आ रहा है। अरे हाँ सर, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट और शियर स्ट्रेन में रिलेशन बताने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये थोड़ी अपर लेवल की बात होगी, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ लो, जरा सा सोच। अगर मैं इसको ऐसे, समझ में आया जो मैं बोला? अरे हाँ सर, अब देख, अगर मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करूं, ये देख, तो ध्यान से सोच, तो ये थीटा ना, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, सोच के देख। अरे हाँ सर, और ये वाली सरफेस फिक्स है और ये ऐसे रोटेट करी, तो जितना ये रोटेट करी, क्या ये एक्स है? अरे हाँ, यानी कि ये वाला एंगल फाई क्या शियर स्ट्रेन है? अरे हाँ सर,
ध्यान से सोचो डायग्राम को, ऐसे करके ऐसे ध्यान से सोच। अगर फाइव और थीटा सब छोटे हैं तो क्या टेन फाइव इज अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से सोच, तो क्या ये x बाई एल है? और हाँ, और क्या टेन थीटा इज बेसिकली, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फिर ये x बाई एल है। बेसिकली अगर अपन बहुत ध्यान से सोचें तो अगर मैं इसको एक आर्क मानूं, x को, क्या x इज बेसिकली, इसे एक सर्कल मानते हो अगर आप लिखो तो क्या x इज बेसिकली r कितना हो गया l इंटू फाइव। और रे हाँ सर, और इस वाले डायग्राम से, इधर वाले से ध्यान से देखो तो x क्या है? x बेसिकली r थीटा भी। और रे हाँ सर, तो ध्यान से देखो, क्या एल फाइव इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ यानी कि एल इंटू शियर स्ट्रेन, और रे हाँ सर, इक्वल टू आर इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। थोड़ी अच्छी चीज बताई, स्टाइल मारू कॉन्सेप्ट। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इनसे आगे जाओ तो फिर और अलग टाइप की स्टडीज चली जाती है, कोई लेना देना नहीं। क्या ये x इक्वल टू आर थीटा वाली कहानी समझ आई है? फाइव शियर स्ट्रेन, डायग्राम को समझे? खूब बोलो भाई, अरे सोच लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, याद रख लो। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। L into phi, that is shear strain, equal to r theta, that is angle of twist. ऐसे ट्विस्ट, तो फाई अलग चीज है, थीटा अलग चीज है। थीटा जो ऐसे ट्विस्ट करा, ऐसे फिक्स था, ऐसे ये थीटा है। पर यहां से लेकर एक पॉइंट से जो ये घूमा, इसने जो इस वाली जगह पे एंगल बनाया, वो शियर स्ट्रेन है। हाँ सर, तो ये रिलेशन अपने को याद होना चाहिए, याद ना भी हो तो भी दिमाग में सेट होना चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, समझ भी आ रही है सर। बोलो क्लियर है, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, समझ आ रहा है सर अच्छे से, बोलो क्रिस्टल क्लियर चल रहा है? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ठीक, एल इंटू शियर स्ट्रेन इक्वल टू आर इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक, अच्छी बात भाई, चलो और आगे चलते हैं। फाई इक्वल टू आर थीटा, वो तो ठीक है, आगे जो भी अपने को फाई क्या है, शियर स्ट्रेन कितना आया, आर थीटा बाई एल। तो बेसिकली शियर स्ट्रेन निकाल लिया गया एंगल ऑफ ट्विस्ट से। ओके ठीक है, चलो भाई। ओहो, तो कभी एंगल ऑफ ट्विस्ट पता हो और इस तरह की सिचुएशन हो, क्या मैं शियर स्ट्रेन निकाल सकता हूं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकता हूं। और सपोज मुझे बल्क मॉडुलस बता दे, तो कोई आपसे पूछे बताओ कितना प्रेशर ऐसे लगाया, क्या हम निकाल सकते हैं? कितना फोर्स लगाया ऐसे, क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, अब समझे। एक्चुअली ये तो अपन जानते हैं कि ऐसे तीन टाइप की अपनी रिजिडिटी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन सी? यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। क्या हम जानते हैं? हाँ। बेसिकली अब जो रिलेशन बताने वाला हूं ना, वो तुम्हारे कोर्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर एक आध बार कॉम्पिटेटिव, वो उनके प्रूफ टफ होते हैं बहुत, और उनके प्रूफ बहुत आसान नहीं है, उनको एक आध बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, इसलिए मैं उनको रटने के लिए बोल रहा हूँ उन रिलेशंस को। बिल्कुल, किसी भी एक बॉडी के लिए अगर अपन बात करें, किसी भी एक बॉडी के लिए अगर अपन ध्यान से देखें, कोई भी एक रॉड ले लेते हैं, मान लो अपन आगे चलते हैं, मान लो अपन कोई एक रॉड ले लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, एक रॉड ले लेते हैं। क्या इस बॉडी के चार पैरामीटर हो सकते हैं? यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड वन इज सिग्मा इज पॉइजन्स रेशियो। क्या ये सारी चीजें, ये क्या है? यंग्स मॉडुलस। और हाँ सर, ये क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और हाँ, और ये क्या है? बल्क मॉडुलस। मैं डायरेक्ट इस पेज को मैं पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बनाया था, ध्यान समझिए। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया इंटू एल बाई डेल्टा एल। क्या फॉर्मूला क्लियर है? अरे हाँ, ईटा इक्वल टू एफ टेंजेंशियल
अपॉन ए इंटू 5, बिल्कुल सही। बल्क मॉडुलस माइनस वी डी पी बाई डी वी, बिल्कुल सही। क्या तीनों फॉर्मूले समझ आ रहे हैं? हाँ सर। सिग्मा इज व्हाट? डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ये चारों चीजें, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, और किसी भी मटेरियल के लिए इनमें आपस में भी रिलेशन निकाले जा सकते हैं, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। थोड़ा टफ फॉर्म लें, थोड़ा टफ फॉर्म लें, तो ध्यान दें, पूरी चीज लिख दी मैंने यहां पर। और हाँ सर, टफ फॉर्मूले पर इनके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारा डायरेक्टली कोर्स में मेंशन भी नहीं है, पर एक आध बार पूछ लिए गए तो पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लिए गए। ये रिलेशन याद होनी चाहिए। देख, पहला रिलेशन किस चीज के बीच में? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशो। ओ हो। दूसरा किसमें? यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर वाला, और पॉइजन रेशो। और दूसरा यंग्स मॉडुलस, ध्यान देखो तो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिजिडिटी के बीच में। और हाँ, इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये, ध्यान से देखो तो, हालांकि दो निकल आएंगे तो तीसरा अपने आप निकल। निकाल लोगे आप, पर फिर से बात अपने को याद होने चाहिए। लर्न, ओ ये थोड़ा एक्स्ट्रा पर बता रहा हूं। ओ हो, बात तो सर समझ आ रही है, याद करने पड़ेंगे। y इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा। और मैं बताऊं कैसे रखता हूं, फिर ट्रिक बताऊं, ट्रिक बताऊं, जल्दी ट्रिक। मतलब हो सकता है तुम्हें मेरी ट्रिक पसंद नहीं है, तुम अपने हिसाब से रख लो, मुझे कोई समस्या नहीं। जैसे ये वाला फॉर्मूला 9 बाई बीटा, y इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई बीटा, पता है मैंने इसको कैसे रख रखा है? देखो ऐसे, 9
जवान, देख 9 जवान के 3 नालायक बेटे। ये नालायक ये रहा, बेटा ये रहा, जवान ये रहा, 9 ये रहा। अरे हाँ सर, नौजवान ऐसे रखता हूं मैं इसको, मैं ऐसे लेटर रखा, नौजवान के 3 नालायक बेटे। अब मुझे मन में थोड़ी सी उसकी सेटिंग क्लियर है। नौजवान के 3 नालायक बेटे। अरे हाँ सर, याद हो गया सर, नौजवान के 3 नालायक बेटे। नौजवान के 3 नालायक बेटे। अरे हाँ सर, सबसे अच्छा इसी का बना है, बाकी बना तो मैंने 2 के भी रखे, वो इतने अच्छे नहीं है पर ठीक है, वैसे रटना चाहो तो रट लेना, मुझे कोई समस्या नहीं है। नौजवान के 3 नालायक बेटे। और हाँ सर, ये दूसरा वाला कैसे रटता हूं मैं, ये वाला देख, y/3 बीटा का इतना अच्छा नहीं है पर सुन ले, दोनों ये सबसे अच्छा था, इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा। ओ हो, देख कैसे रट रखा है इसको। जवान, जवान क्यों बोल रहा हूं पहले बताओ, नौजवान, जवान मतलब यंग्स मॉडलस, ईटा मतलब नालायक, बीटा मतलब बीटा बेटा। अरे हाँ, अब देख, एक जवान, ये जवान के 3 बेटे, 3 हीरा बेटा हीरा, बोलो क्लियर? ओके, एक जवान के 3 बेटे, देखना ध्यान से, एक मिनिस्टर, मिनिस्टर क्यों, ये माइनस का एम है वो, और हाँ मिनिस्टर सिग्निफाइज माइनस, 2 जहर, 2 ये रहा और जहर ये रहा, जहर मतलब पॉइजन्स रेशो। अरे हाँ, याद रहेगा, ऐसे टेंशन मत लो। क्या रटा, एक जवान 3 के 3 बेटे, एक मिनिस्टर 2 जहर, जहर मतलब बेकार। ओ हो, याद हो गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, एक जवान यानी कि y/3 बेटे बराबर है एक मिनिस्टर माइनस 2 जहर। अरे हाँ सर, याद हो गया। अरे हाँ, बिल्कुल बढ़िया सर। फिर कह रहा हूं ज्यादा नहीं आता, जैसे रटाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ऐसे ही याद करता हूं मैं तो भाई, तुम्हें और कोई ट्रिक बनानी बना लो, पर याद तो होने चाहिए। और हाँ, ऐसे एक और की है पर वो भी इतनी अच्छी थी, ठीक ठाक है। चलो भाई, ये हो गया ना y/3 बीटा वाला। आप सुन, y/2 ईटा इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। ओके, सिंपल लिख रखा है इसका, एक जवान 2 नालायक बराबर होते हैं एक जहर। और हाँ, तो एक ये रहा, जहर ये रहा, जवान ये रहा, 2 ये रहा, नालायक ये रहा। एक जवान 2 नालायक बराबर होते हैं एक जहर के, मतलब 1 प्लस सिग्मा। थोड़ी तो सेटिंग याद करनी पड़ेगी। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही। फिर से सुन कैसे रट रखा है, नौजवान के 3 नालायक बेटे। और हाँ, एक जवान 3 बेटे, एक मिनिस्टर 2 जहर। अरे हाँ, याद हो गया सर। तो y/3 बीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा। अरे हाँ, एक और क्या रटा था अपन ने, ध्यान से सुन, एक जवान और 2 नालायक बराबर होते हैं एक जहर के, तो 1 प्लस सिग्मा, और एक जवान 2 नालायक। अरे हाँ सर, तू ध्यान से सोच, तो इस पेज में पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले और उनकी टर्म अगर तुझे समझ आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले बेसिक सवाल तेरे कुछ भी गलत नहीं होंगे। शर्माने की, घबराने की, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। हो गया सर, सही चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सर, बोलो क्लियर? यस। सो दिस पेज, पूरा पेज रट लो, पूरा पेज रट लो, सब आ गया इसमें। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा, ये वो सब एज इट इज। ये फॉर्मूले अपने को दिमाग में सेट होने चाहिए। फिर कह रहा हूं इलास्टिसिटी खत्म हो गई तो इलास्टिसिटी अनंत पढ़ी जा सकती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा ही पढ़ाई है थ्योरी वाइज, है ना? पर पढ़ने को उसमें बहुत कुछ है, जितना मैंने बोला बल्कि फॉर्मूले ही मैंने आपको रटा दिए। हाँ, 9 नालायक बेटे, 9 जवान के 3 नालायक बेटे, और ये और एक जवान और 2 नालायक बराबर 1 जहर, और 1 जवान 3 बेटे 1 मिनिस्टर 2 जहर। रट लो, याद रहेंगे तीनों फॉर्मूले, और ये अपने को याद होने। और हाँ सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, स्ट्रेस प्रेशर में क्या अंतर है, क्यों क्या करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कई जगह है, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे आपको अगर आप बिल्डिंग की बात करें तो ट्रेन की जो ऐसी शेप होती है ट्रेन की पटरियों की, वो ऐसी क्यों होती है? ज्यादा स्ट्रेस झेल पाती है, ये तो उतना वजन कैसे झेल पाएंगे? और हाँ सर, ऐसे मोटे मोटे नहीं लगाते हैं, यहाँ से कट क्यों मारते हैं? यहाँ पे भी तो लोहा लगा सकते थे, लोहा यहाँ पे लगा देते तो क्या कॉस्टिंग ज्यादा आती? इतनी रेलवे ट्रैक बिछानी तो हमें कॉस्टिंग भी कम करनी थी और ऐसी शेप लेनी थी जो पूरी की पूरी ताकत भी झेल ले। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है पढ़ने को, बहुत कुछ, बहुत कुछ, मतलब बीम्स बीम्स ये वो बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें। पर अपने को ज्यादा नहीं करनी, मतलब आप चाहो तो जैसे ऐसे कभी ऐसे मान लो एक बीम है, ऐसे ही बताता हूँ, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। ऐसे बीम है, मान लो ऐसे बीम है एक, ठीक, इस बीम को ऐसे फिक्स कर दो और सोचो इस पे यहाँ वेट लगा दो W, क्या ये बीम ऐसी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब ये जो ऐसे ये जो डिप हुई इसे बोलते हैं डेल्टा। और हाँ, वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉर्मूला, हालांकि इसके आने की चांसेस बहुत कम है, बट चलो बता देता हूँ, अपने आप में बहुत तगड़े प्रूफ हैं डेल्टा ऐसे। अगर आप इस बीम को देखो ध्यान से तो इस बीम का ये विड्थ D है, ये लेंथ L है, और ये B है, बोलो क्लियर? तो जो डेल्टा होता है ये होता है जो वेट आपने लटका है W L³/4 B D³ Y। ओ हो एनसीईआरटी में दिया, चाहो तो रट लो, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी ठीक है, इट्स ओके। समझ में आया क्या? ये प्रूफ तो सोच भी मत लेना, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। डेल्टा ये जो डिप हुई है, ऐसे अगर आपने ऐसे आपकी बीम लटका रखी है और ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे आ गई है वेट लटकाने की वजह से, क्या झुक सकती है? अरे हाँ, तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना झुकने के चांसेस होंगे, तो देख जितनी ज्यादा स्पैन होगा क्या उतना ज्यादा झुकने का चांस होगा, इसलिए L³। अरे हाँ, 4B क्या है? ऐसे मोटाई, D³ ये मोटाई, ओके। Y क्या है? यंग्स मॉडुलस, बोलो क्लियर है क्या? हाँ, ये भी आप चाहो तो रट सकते हो, ये इसलिए पूरा पेज रटने का है। ये पूरा पेज रट के अगर आपको समझ में रहा तो आपका सवाल गलत नहीं होंगे, बहुत ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भावु को ज्यादा ही पढ़ाया, अभी एक और ये चीज एक्स्ट्रा पढ़ा दी बिना प्लानिंग। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, समझ आया सर, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। अब इलास्टिसिटी और जो अपन हीट पढ़ चुके हैं अभी इससे जस्ट पहले, ये सब मिक्स करते हुए एक छोटा सा चैप्टर और, कौन सा चैप्टर? थर्मल एक्सपेंशन। ओ हो, चैप्टर क्या, मतलब वो सब एक साथ ही होते हैं, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज अ पार्ट ऑफ हीट, पर उसके लिए इलास्टिसिटी बेसिक आनी चाहिए, इलास्टिसिटी इसलिए आपको पढ़ाई गई है। ओ हो, तो अब अपन क्या चालू करें, क्या चालू करें? ओ हो, थर्मल एक्सपेंशन। क्या चालू करें? थर्मल एक्सपेंशन। ध्यान से सुने मेरी बात, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब फैलना।
क्या किसी चीज को गर्म करने पे, सॉलिड पे बात होगी मैं जल्दी, इसलिए इलास्टिसिटी के बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए और हीट की भी आनी चाहिए। अब इन दोनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाकर एक छोटा सा एक ऐसा समझो नया कॉन्सेप्ट और बन गया, जिसको नया चैप्टर तो मत बोलो, थर्मल एक्सपेंशन एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, मतलब बड़ा सब टॉपिक। अच्छा सर, उसके लिए बेसिक इलास्टिसिटी भी आनी चाहिए, उसके लिए बेसिक हीट के फंडे भी आपको आने चाहिए। अच्छा, सोचो अगर मैं किसी चीज को गर्माहट करूं तो क्या उसके जो पार्टिकल होंगे, क्या वो तेज तेज एनर्जी आ जाएगी, क्या वो दूर दूर भागना पसंद कर सकते हैं? हाँ, क्या गर्म करने पर चीज फैल जाती है? अरे हाँ सर, फैलती तो है। दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल when it is heated, or when it is heated, or we can say when we change its temperature, it changes its dimensions. So what we will study in thermal expansion? Expansion नाम दे रहे हैं पर वो contract भी हो सकता है, confuse मत हो। What basically we study? We study the behavior of a body or a material of changing its dimensions when we change its temperature. अरे हाँ सर, जैसे अगर आपने देखा हो तो रेलवे ट्रैक्स जो होती हैं, रेलवे ट्रैक्स को पास से देखा हो तो उनके ट्रैक्स के बीच में गैप रखते हैं ऐसे, कभी देखा हो तो रेलवे ट्रैक्स जब याद है ट्रेन जब खड़खड़ आवाज आती है, उन्हीं गैप्स की वजह से भी आती है मैक्सिमम टाइम। अच्छा, बहुत ध्यान देना, कभी तेरे को शायद ऐसा महसूस हो ठंड में आवाज थोड़ी ज्यादा आएगी ट्रेन और गर्मी में थोड़ी कम आएगी। लॉजिक बताता हूं क्यों। जो आपकी ट्रेन की ट्रैक्स होती हैं उनको ऐसे नहीं बिल्कुल, जब मान लीजिए कि आपने ना ठंड में रेलवे बनाई, मतलब ट्रैक्स बनाए रेलवे के और बिल्कुल बढ़िया चिपका चिपका के, ऐसे तो होता नहीं कि 10-20 किलोमीटर की लंबी एक ही रॉड होती, रॉड्स होती है 25-25, 30-30, 40-40 फीट की, उनको जोड़ते जाते हैं लगातार और ट्रैक बनती जाती है। अरे हाँ, तो उनके बीच में गैप रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलती है। अगर आप सोचो बिल्कुल पास पास कर लें तो गर्मियों में कई चीज ऐसे नहीं बोलते ब्रेक हो गई या उनमें क्रैक आ गया, गर्मियों में क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने दो चीजें बिल्कुल पास पास जोड़ दी तो वो तो गर्म होने पे फैलेंगी, तो बोलेंगे मैं तो फैलूंगी। अब वो फैलेगी पर आसपास जगह नहीं है तो या तो खुद को नुकसान पहुंचाएगी या पास वाले को पहुंचाएगी, तो क्रैक आ सकते हैं। तो क्या आपकी रेलवे ट्रैक बेंड हो सकती है? और हाँ सर, बेंड हो सकती है, और अगर वो बेंड हो सकती है तो फिर आपकी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। अरे हाँ, अगर हम ऐसा करने से बचना चाहते हैं तो गैप रखते हैं पहले से थोड़ा, तो क्या होता है फैला भी सही तो गैप उसको संभाल ले। और हाँ सर, बात तो ऐसे कई कई यूजेस है, मतलब कमी नहीं है। बायोमेटल स्ट्रिप, आपके नॉर्मल जो थर्मोस्टेट वाले स्विचेस होते हैं, पता नहीं कितने थर्मल एक्सपेंशन पे भी आप लोगों ने जीवन निकाल लिया है। हम तो एक लेक्चर में पढ़ के खत्म कर देंगे जो हमारे काम का है। बोलो क्लियर? कमी ही नहीं, मतलब पता नहीं कितना, और जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपके काम का है और वो आपको आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। तो सिंपल व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज होता है तो वो अपने डायमेंशंस भी चेंज करता है। इस स्टडी को हम थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी को हीट दी जाए तो देखो, किसी बॉडी को हीट दी जाए तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ती है तो क्या, ध्यान से समझना, तो क्या अरे आगे चल, तो क्या, ये रहा एल, हाँ, तो क्या किसी भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ सकती है। और ये एक्सपेंशन डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इंक्रीजेस एवरी टू पार्टिकल। ऐसा नहीं दो के बीच में तो बढ़ गई, एक और दो बीच के बीच में बढ़ गई, दो और तीन के बीच में घट गई, ऐसा नहीं हो। हर दो पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ेगी, तभी तो बॉडी पूरी फैलेगी। अरे हाँ सर, ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ाया तो इन दो पार्टिकल के बीच की दूरी तो बढ़ गई, इन दो के बीच की घट गई ना, सबके बीच की बढ़ेगी। सब बोलेंगे भाई हमें जगह ज्यादा चाहिए फैलने के लिए। ओ हो, तो एवरेज गैप बिटवीन पार्टिकल इंक्रीजेस एंड दैट लीड्स टू थर्मल एक्सपेंशन। ओ हो, तो आपको ये वाली कहानी उतारनी कि पहले जो टी, ये जो दूरी है ये टी फाइनल टेम्परेचर पर है, इनिशियल जो दूरी थी वो ऐसा समझो वो टी इनिशियल दूरी पर थी। थर्मल एक्सपेंशन में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज
करने पर बॉडी अपने डायमेंशन चेंज करती है। हम उनको अकाउंट में लेंगे। अब अच्छा कितना करती है? हो सकता है कोई बॉडी ज्यादा फैले सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, जैसे कि कोई ज्यादा स्ट्रेस लेती है, कोई कम स्ट्रेस लेती है, कोई ज्यादा यंग्स मॉडुलस दिखाती है, कोई कम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिखाती है। ऐसे ही कोई बॉडी, किसी बॉडी का मान लीजिए दो बॉडी है, ये एक, इसका भी 100 डिग्री बढ़ाऊं, इसका भी 100 डिग्री बढ़ाऊं या 50-50 डिग्री बढ़ाऊं, हो सकता है ये ज्यादा फैले, हो सकता है कम फैले। क्या ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा? उन सबको अपन अकाउंट में लेंगे और उन बातों को अपन समझने का प्रयास करेंगे। सो थर्मल एक्सपेंशन इज अबाउट द स्टडी ऑफ behavior of the body. When we change the temperature of the body, it changes its dimension. It happens because when we give heat to the body, temperature rises. Temperature rises means kinetic energy of the particles increases. Kinetic energy of the particle increases leads to the increase in gap. Increase in gap leads to the change in dimension. हो एंड अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो इसका उल्टा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब इनके फॉर्मूले और इसको समझना अपने को आना चाहिए। क्या ऐसा लिक्विड में भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उसकी भी बेसिक बात करेंगे। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब देखो भाई, अब देखो भाई, ये देखो गैप वाला आ गया। समटाइम्स मटेरियल एक्सपेंड्स मोर देन अदर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ओ हो, हाँ ये तो मैंने बोल ही दिया कि भाई थर्मल एक्सपेंशन कितना हुआ है मटेरियल पे डिपेंड करता है। सम मटेरियल एक्सपेंड्स मोर देन अदर्स, बेसिकली सबका एक्सपेंशन ऑफ एवरी मटेरियल फॉर सेम टेम्परेचर इज डिफरेंट। ये बात इसने लिखी हुई है। ये रेलवे ट्रैक का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। अपने खुद से आंसर लिखना, व्हाई वी कीप कैप्स between railway tracks। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। होमवर्क बता चुका हूं, खुद लिखना। बता चुका हूं, खुद लिखना क्यों ऐसा करते हैं। हो तो कौन कितना एक्सपेंड करेगा, ये उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और हम इसे ऐसी चीजों को कई जगह पर यूज लेते हैं। यस सर। बात तो सर आपकी समझ आई सर, अच्छी लग रही है सर, बढ़िया लग रही है सर, मजा आ रहा है सर। बोलो क्लियर? ओके सर, बात समझ आई सर। क्या आगे बढ़ जाए मेरे लालों, मेरे पीलों? हाँ सर आगे बढ़ जाओ, बहुत जोरदार। देखो भाई, अब क्या है, बेसिक सी बात। सबसे पहले अगर अपन सोचें तो बॉडी को कई तरीके से फैल सकती है। लेंथ ब्रेथ अगर अपन समझें तो लेंथ ब्रेथ हाइट, ये लेंथ ही हुई बेसिक, है ना। लीनियर, एरिया में एक्सपेंशन और वॉल्यूम में एक्सपेंशन। अगर अपन किसी बॉडी को हीट करें तो उसके 3 तरीके के एक्सपेंशन को अपने को मॉनिटर करना चाहिए। उसके लेंथ में, यानी कि लीनियर डायमेंशन में क्या चेंज आ रहा है। लीनियर डायमेंशन मतलब सिर्फ लेंथ नहीं होता, डायमीटर इज आल्सो लीनियर डायमेंशन। बोलो क्लियर? एरिया इज एरियल डायमेंशन, वॉल्यूम इज ए वॉल्यूम डायमेंशन। तो हम उसके तीनों पैरामीटर्स को समझने का प्रयास करेंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब हमने जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करी उनको अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मैंने नहीं करी हैं, उनसे जो फॉर्मूले आए हैं उनको अपने को पढ़ना है। लीनियर एक्सपेंशन समझे, ये हीट करा अपन, अगर हीट करा तो क्या थोड़ा सा एक्सपेंड करा, अरे हाँ L प्लस DL। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अपन ने हीट करा और पहले लेंथ थी 1 मीटर अब हो गई 5 मीटर। ऐसे कोई डबल नहीं हो जाती है लेंथ, या 5 गुना नहीं हो जाती, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। 1 मीटर है, हीट करा तो हो सकता है कि 1-2 सेंटीमीटर बढ़ गई। पर वो जब माइन्यूट एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं तो वो समझ में आती है और वो कई एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकते हैं। ओ हो, इसलिए L प्लस DL। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमने क्या लिए, ध्यान से देखें, फिर से लिखता हूं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, हमने देखा कि अगर पहले T इनिशियल पर
अगर बॉडी की लेंथ एल थी, कितनी थी एल, हीट करने पे एल प्लस डीएल हो गई, क्या हो गई एल प्लस डीएल, तो सुनना अच्छे से कंफ्यूज मत हो। तो एक्सपेरिमेंटली बोला गया कि ये इंक्रीज इन लेंथ, कितनी लेंथ में बदलाव आया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल। भाई लेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी जितनी उसकी खुद की लेंथ होगी, उतनी मतलब क्या, जैसे मान लो मैं 1 मीटर की आयरन रॉड लूं और 10 मीटर की आयरन रॉड लूं, लॉजिकली सोचो, 1 मीटर की आयरन रॉड लूं और 10 मीटर की आयरन रॉड लूं और दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ाऊं, तो किसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा लॉजिकली, जो लेंथ ज्यादा है 10 मीटर वाले में। अरे हाँ, तो क्या डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल? ऐसे ही डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसे ही स्मॉल चेंज इन लेंथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीटी या डेल्टा टी, क्या दैट इज चेंज इन टेम्परेचर? अरे हाँ सर, डीटी लिख लो। भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे क्या उतना ज्यादा डीएल होगा, लॉजिकल है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा डीएल होगा। अरे हाँ, तो बोला गया और क्या डीएल डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अरे हाँ, सोचो 10 मीटर की लेंथ लू आयरन की, टेम्परेचर बढ़ाऊं 100 डिग्री, 10 मीटर की लेंथ लू कॉपर की, टेम्परेचर बढ़ाऊं 100 डिग्री, दोनों में टेम्परेचर सेम है, लेंथ सेम, पर मटेरियल अलग है। तो क्या डीएल इस पे भी डिपेंड करेगा? हो सकता है आयरन ज्यादा फैले कॉपर कम फैले, या कॉपर ज्यादा फैले आयरन कम फैले, ये उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो डीएल 3 चीज पे डिपेंड करती है, लेंथ कितनी है, हाँ सर, टेम्परेचर कितना बढ़ाया आपने, ओके सर, और एल्फा मतलब सॉरी, और मटेरियल की प्रॉपर्टी। अरे हाँ, तो डीएल का एक फॉर्मूला दे दिया, डीएल इज बेसिकली अल्फा एल dt, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये रिप्रेजेंट करेगा मटेरियल को, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल। ओ हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल। सही बताऊं, सेम कहानी जो आज सुनाने वाला हूं, सेम सुनाऊंगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा 12th में, और रेजिस्टेंस का वेरिएशन लूंगा टेम्परेचर के साथ, सेम कहानी आएगी और ये याद दिलवाऊंगा, सेम डिट्टो, याद रखना। तब रेजिस्टेंस का वेरिएशन पढ़ाऊंगा टेम्परेचर के साथ, तब वो आएगा। खैर अभी अभी घबराओ मत, मेरे को तो पता है क्या होने वाला। डीएल इक्वल टू अल्फा एल डी टी, सो स्मॉल चेंज इन लेंथ इज अल्फा एल डी टी। ओ हो, ध्यान से देखो तो dt की यूनिट टेम्परेचर, एल की यूनिट मीटर, डीएल की यूनिट मीटर, तो अल्फा की यूनिट क्या होनी चाहिए, सोच के देखो, 1 बाई टेम्परेचर या फिर 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड, तभी तो डिग्री सेंट कटेगा और डायमेंशनली करेक्ट होगा। और हाँ सर, तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी बेसिकली अल्फा एल डी टी, मतलब सॉरी 1 बाई टेम्परेचर, 1 बाई टेम्परेचर। और रे हाँ सर, तो डीएल इक्वल टू अल्फा एल डी टी, यहीं से अभी अभी इसी से आगे बहुत पीएचडी होती है। हालांकि तुम्हारे लिए इसका सबसे आसान वाला फॉर्मूला आता है, पर फिर भी मैं आपको पूरी फील करके बताऊंगा, पूरी फील, ध्यान से सुनना। ओ हो, ठीक है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। चलो भाई आगे चलते हैं, क्या होता है ध्यान से समझें। देखो, उतार लिया ये, अरे उतार लिया ये, हाँ सर उतार लिया उतार लिया। अब ध्यान से सुनो, अरे उतार लिया क्या, अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल सही सर, उतार लिया सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर। देखो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ सर बिल्कुल सही सर। चलो भाई, ये हो गया डीएल इक्वल टू अल्फा एल डी टी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप देख आजा, हो गया पक्का।
ये तो हम समझ गए, हो गया हमारा। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, यूनिट ऑफ अल्फा इज के इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड, अपने को समझ में आता है। 1 by टेम्परेचर है तो डिग्री केल्विन इनवर्स लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। अल्फा बहुत बड़ा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 1 मीटर की लेंथ का टेम्परेचर बड़ा होगा तो ऐसा नहीं होगा 5 मीटर हो जाएगी। अल्फा की रेंज 10⁻⁵ में चलती है जनरली, मतलब छोटी होती है वैल्यू, बहुत बड़ी नहीं होती है। सब सोच के देखो, अगर आप सोचो 10⁻⁵ अगर आप ले लो तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 1 मीटर की लेंथ ले लूं और टेम्परेचर 100 डिग्री भी बढ़ाऊं तब भी लेंथ में चेंज 10⁻³ आएगा। अरे हाँ सर, सोचो 1 मीटर की लेंथ ले लो और 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री अच्छा खासा इंक्रीज टेम्परेचर, नॉर्मल कोर्स में तो इतना नहीं करते अपन। अरे हाँ, तो तब भी लेंथ में चेंज 10⁻³ मीटर आएगा। ओ हो 10⁻³ मतलब मीटर कितना, 0.1 सेंटीमीटर। अरे हाँ सर, इसलिए वो चेंजेस काफी कम होते हैं। पर अगर किसी फर्नेस में या किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बोलो क्लियर है? अरे हाँ, अब इस पे वापस आते हैं डीएल इक्वल टू अल्फा dt। बोलो क्लियर? ओ हो, अब समझे। मैंने इसको अल्फा कांस्टेंट से नहीं, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, आप समझो। मान लो कि डीएल, मान लो क्या कि डीएल बाई एल, छोटा सा चेंज दिया ना मैंने, एल से एल प्लस डीएल। अरे हाँ, डीएल इज स्मॉल चेंज, सो डीएल बाई एल इक्वल टू अल्फा dt। ओ हो, मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि रॉड ऐसे, कंफ्यूज मत होना, टी इनिशियल टेम्परेचर पे, तब इसकी लेंथ है एल इनिशियल। ओके, हमने इसका टेम्परेचर कर दिया टी फाइनल ऐसे, तो लेंथ कितनी हो गई, एल फाइनल। ओ हो, तो किसी भी बीच के टेम्परेचर टी से टी प्लस जी टी में, इसके बीच में ये सिचुएशन रही होगी, ये वाली, इसकी लेंथ हो गई होगी एल। अरे हाँ सर, टी टेम्परेचर से लेकर, ध्यान समझना, टी टेम्परेचर से लेकर टी प्लस डी टी टेम्परेचर तक, क्या इसकी लेंथ मान लो थी एल, तो क्या एल में इंक्रीज आ गया ये एल, तो इंक्रीज आ गया डीएल। क्या ये डीएल ये है? अरे हाँ सर, मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली कर रहा हूं। अरे हाँ सर, हम सारा टेम्परेचर बढ़िया बढ़ा रहे हैं, मतलब खतरनाक, मान लो 10 केल्विन से लेकर 500 केल्विन तक, तो हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। अरे हाँ, किताबों में ऐसे नहीं दिया था, इसलिए ध्यान समझना, किताबों वाला फॉर्मूला भी मैं ले आऊंगा, पर उसको आने की अपने को फील आनी चाहिए। तो डीएल बाई एल, क्योंकि समय के साथ एल भी तो वेरी कर रहा है, समय के साथ एल भी तो वेरी कर रहा है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो डीएल बाई एल इक्वल टू अल्फा डी। ओके, अच्छा, डीएल बाई एल इक्वल टू अल्फा डी टी। अब सुन, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर द मटेरियल। ओके ओके, अब सुन ध्यान से देख, क्या मैं इसको टोटल एल निकालने के लिए इंटीग्रेट करूं? क्या इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल था? अरे हाँ सर, क्या इनिशियल लेंथ, क्या एल इनिशियल थी, और क्या फाइनल लेंथ एल फाइनल है? अरे हाँ सर, टी इनिशियल से टी फाइनल, तो देख 1/L का इंटीग्रेशन क्या है, 1/L का इंटीग्रेशन क्या है सर, एल एन एल, लिमिट एल इनिशियल से एल फाइनल इक्वल टू इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल अल्फा डी टी। अरे हाँ, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अल्फा तो कांस्टेंट ही होगा इन 99% क्वेश्चंस। समटाइम्स अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब अल्फा भी डिपेंड कर जाता है किस पे, टेम्परेचर पे। हमारे लिए 99% सवाल, हमारे लिए 99% सवाल, हमारे लिए 99% सवाल क्या अल्फा कांस्टेंट के आते हैं? किसके आते हैं अल्फा? कांस्टेंट के। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अभी अल्फा कांस्टेंट मान के करते हैं, तो देख ये कितना हुआ, एल एन एल फाइनल बाई एल इनिशियल इक्वल टू
अल्फा कांस्टेंट मान लें तो टी इनिशियल से टी फाइनल dt, dt का इंटीग्रेशन t, तो ln l फाइनल बाई l इनिशियल इक्वल टू अल्फा डेल्टा t, यानी कि क्या l फाइनल इक्वल टू l इनिशियल e की पावर अल्फा डेल्टा t। और हाँ सर, ये फॉर्मूला तो सर समझिए, ये है रियल फॉर्मूला। इसमें भी एक बात याद रखनी, क्या अल्फा क्या है? कांस्टेंट। ओ हो, अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, बिल्कुल जोरदार है सर, मजे के साथ है सर। बोलो क्या मेरी बात क्लियर यहां? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अरे सोच लो, अरे क्या समझ आई है? अरे गारंटीड। हाँ सर, समझ तो आई है सर, अच्छी भी लग रही है सर, बढ़िया भी लग रही है सर। बोलो क्लियर? ओके, पक्का? हाँ सर, ये कहानी यहां तक ऐसे याद होनी चाहिए। इस कहानी को पूरा कनेक्ट करूंगा अच्छे से। थोड़ी सी बेसिक बात है, पर आपको फॉर्मूले कब क्या लगने, क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्मूला कब क्या लगना है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बच्चे क्या जल्दी समझ ही नहीं पाते मुझे कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो जैसे ही आसान सवाल होता है तब तो कर लेते हैं, थोड़ा सा भी इधर होता है गड़बड़ कर देते हैं। इसे थ्योरी को समझो, सवाल अपने आप हो जाएंगे उसमें। बाकी तो फॉर्मूले में रखना है, बाकी तो फॉर्मूलों में रखना है, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। अरे पक्का? चलो भाई, तो जल्दबाजी नहीं करते हो, इसको यहीं छोड़ता हूं, इसी स्लाइड से चालू करूंगा अगले टर्न पर। बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, तो अगले टर्न पे फिर मिलेंगे इसी कहानी पे, इसी स्लाइड के साथ। बोलो क्लियर? तब तक के लिए लड़ते रहो पर पढ़ते रहो, जोश और जुनून बनाए रखो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। हाँ सर, चलो तो फिर अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।